हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार जाकर आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है अल्फा क्राइम्स वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे हम जो दुनिया में रियल क्राइम्स करे जाते हैं और जो ऐसे क्राइम्स है जो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार जाकर आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे कॉमेंट में मिल जाएगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। और जो आज की स्टोरी है गाइस, वो एक ऐसे इंसान की है जिसकी गर्लफ्रेंड की 3 साल पहले डेथ हुई थी, बट स्टिल ही इज गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम हिज डेड गर्लफ्रेंड। आज की रात सारी रातों से सबसे ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि आज की रात फिर से मुझे एक मैसेज आया है एंड इट्स वर्स देन एनी ऑफ द अदर्स। माई गर्लफ्रेंड डाइड ऑन द 7th of August 2012। वो अपने घर जा रही थी ऑफिस से काम करके, अपनी गाड़ी में जा रही थी कि तभी एक अनजान व्यक्ति ने रेड लाइट क्रॉस करी, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई और 3 गाड़ियाँ आपस में जाके टकरा गई। ऑल्दो मेरी गर्लफ्रेंड को अभी इतनी जल्दी शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। मतलब मैं कभी शादी की बात भी करता था तो वो थोड़ा सा मुंह बना देती थी, बट मैं उससे इतना प्यार करता था कि अगर वो शादी के लिए मुझे, जब हमने डेट करना चालू किया था जो कि 5 साल पहले था, अगर वो तब भी मुझे बताती कि उसे शादी करनी है तो मैं शायद डेट करने के 3 या 4 महीने बाद ही उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। वो ऐसी लड़की थी जो हमेशा ट्रूथ एंड डेयर में सिर्फ डेयर चुनती थी। वो बहुत डेयरिंग थी और उसको अलग अलग चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था। उसे थ्रिल चाहिए होता था, उसे हर चीज़ में मज़ा चाहिए होता था। वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी जब उसे कैंपिंग करनी होती थी, और थोड़ा सा मतलब कैंपिंग करते वक्त वो चाहती थी कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट रहे, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जाती थी। और हमेशा उससे एक अलग सी और बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी। दैट बीइंग सेड, शी वाज नॉट परफेक्ट। शी ऑलवेज सेड समथिंग अलोंग विद द लाइन्स ऑफ, डोंट जस्ट से गुड थिंग अबाउट मी, I have never liked that. I've got so many flaws. If you don't pay me out, and that's just part of me. ये सारे उसके फेवरेट वर्ड्स होते थे, या फिर कहो फेवरेट सेंटेंस होते थे। ये मानो कि उसके डिक्शनरी में छपे हुए थे। मतलब कि शुरुआत यहीं से होती थी और एंडिंग में इन वर्ड्स से ही होती थी। और मैं आप सबको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप सबको एक आइडिया हो कि वो कैसी थी, वो कैसे बातें करती थी और वो किस टाइप की लड़की थी। और अब हम आते हैं उस मोमेंट पर जब मुझे पहली बार एमिली का मैसेज आया था। अब उसको मरे हुए करीबन 13 महीने हो चुके थे कि एक दिन अचानक से मुझे फेसबुक में एमिली के अकाउंट से एक मैसेज आता है। सितंबर 4, 2013। यहाँ से ये सब शुरू होता है। एमिली के अकाउंट का पासवर्ड मेरे पास था और मैंने उसे एक्टिवेट ही रखा था ताकि सबको, मतलब सब उसके पोस्ट देख सकें। सब एक मेमोरियल होता है ना कि उसके दोस्त लोग या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देख सकें, और इनफैक्ट मैं उसकी पुरानी चैट्स पढ़ सकूं, जो हमने बीते हुए पल साथ में बिताए थे, मैं उन्हें देख सकूं, उन्हें चेरिश कर सकूं। और इसी वजह से ही मैंने वो अकाउंट एक्टिवेट ही रखा था। बट मुझे नहीं पता था कि कभी इस अकाउंट से मुझे कोई मैसेज आएगा। ऑल्दो इस अकाउंट का एक्सेस एमिली की मॉम के पास भी था, बट वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती थी। मेरे ख्याल से उन्होंने 3 या 4 मिनट ये अकाउंट चलाया एमिली के मरने के बाद, उसके बाद कभी नहीं चलाया। मैं एक बार एमिली की मॉम से भी पूछता हूँ कि क्या आपने अभी जस्ट ये अकाउंट चलाया और आपने मुझे मैसेज किया है। एमिली की मॉम की साइड से मुझे ये कन्फर्मेशन आता है कि उन्होंने ये अकाउंट चलाया ही नहीं है। इनफैक्ट एमिली के मरने के बाद उन्होंने ये अकाउंट कभी देखा तक नहीं है। अब ये क्लियर है कि एमिली की मॉम के पास, जिनके पास एक्सेस है, उन्होंने नहीं चलाया। तो मुझे लगता है कि एमिली के और भी कई दोस्त थे, शायद किसी को पासवर्ड पता हो, कुछ हो, शायद वो मुझसे मज़े ले रहे हैं एक बहुत ही भद्दे मजाक के साथ। मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ जाता है कि जो भी एमिली के अकाउंट से मुझे मैसेज कर रहा है, वो जो हमारी पुरानी चैट्स है जो हमने बहुत पहले करी होंगी, उन्हें रिसाइकल करके मुझे मैसेज कर रहा है। जैसे मान लो कि जो भी मुझे चैट कर रहा है एमिली के अकाउंट से, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर एमिली ने कोई भी मैसेज किया हुआ है तो उसे कॉपी कर रहा है और नीचे आके वही अभी पेस्ट करके मुझे सेंड कर दे रहा है। जैसे कि द व्हील्स ऑन द बस कमेंट जो सामने वाले ने किया है, वो एक बार मैं और एमिली नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे और हमें तब सॉन्ग चाहिए था, और तब हम ये वाला आपस में ढूंढ रहे थे कि कौन सा सॉन्ग प्ले करें। अब अराउंड February 2014 एमिली खुद को टैग करना चालू कर देती है मेरी फ़ोटोज़ में। मुझे नोटिफिकेशन आता था कि एमिली टैग्ड हरसेल्फ इन योर फोटो, बट मैं जैसे ही उसमें जाता था तब तक एमिली ने वो टैग हटा दिया होता था। ऑल्दो मैंने 1-2 बार उसे पकड़ा था, और जब मैंने पहली बार देखा था कि सही में एमिली ने मेरी फ़ोटो में खुद को टैग करा है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से मुक्का मारा। मतलब मुझे एक ऐसा झटका लगा था वो देखकर। शी वुड टैग हरसेल्फ इन द स्पेसेस
वेयर इट वॉज प्लॉजिबल फॉर हर टू बी, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे वो नॉर्मली हर टाइम हैंग आउट करती थी। मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, एक अप्रैल का और एक जून का, और सिर्फ यही टाइम था जब मैंने उसे पकड़ लिया था टैग करते हुए और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कौन है जो मेरे साथ इतना गंदा मजाक कर रहा है, जो एक मरे हुए इंसान के अकाउंट से ये सब कर रहा है। ये सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब एमिली खुद को रैंडम फोटोज में भी टैग करने लग गई थी। कुछ दोस्तों ने नोटिस किया, उन्हें लगा कि ये कोई बग है जो कि मतलब सिस्टम में घुस गया और ऐसा हो रहा है, और कुछ दोस्तों ने तो मुझे इनफैक्ट अनफ्रेंड भी कर दिया इसी वजह से, क्योंकि वो सोचते थे कि मैंने अपनी फ़ोटो में उसको टैग करा है या जो भी वो मुझे पागल समझते हो। लेकिन धीरे धीरे लोग मुझे अनफ्रेंड करने लग गए थे। अब आप सबको लग रहा था कि जब मेरे साथ इतना सब हो ही रहा है तो मैं अपना फेसबुक अकाउंट ही क्यों नहीं उड़ा देता। आप सब सही हो, और इनफैक्ट मैंने एक बार उड़ाया भी था। बट सच बताऊं तो मैं एक ऐसे टाइप का पर्सन था जो बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था, और एमिली की डेथ के बाद तो मानो मैंने खुद को एक कमरे में ही बंद कर दिया था। तो सिर्फ फेसबुक ही था जिसके थ्रू मैं बाकी लोगों से कनेक्टेड रह पाता था। कुछ दोस्त थे जिनसे बात कर पाता था, कुछ दोस्त थे जो मुझसे मेरा हाल पूछ लेते थे, और यही चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा फील करता था। मैंने जब फेसबुक उड़ाया, कुछ दिन तक जब किसी का मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा, मैं पागल होने लग गया था। मैं एमिली के बारे में सोच के ही पागल होने लग गया था। मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, और इसी वजह से मैंने वापस से फेसबुक इंस्टॉल कर लिया था। तो फेसबुक डिलीट करना अभी मेरे लिए बहुत हार्ड था इस टाइम पर। 15 मार्च मैंने एमिली का जो हैकर था या जो भी था जो सामने से मुझे मैसेजेस भेज रहा था, उसको ये मैसेज भेजता हूँ, एंड 25 मार्च 10 दिन बाद मुझे सामने से ये रिप्लाई आता है। मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करती है कि वो जो सामने वाला है वो सिर्फ एमिली के मैसेजेस रीसेंड नहीं कर रहा, इनफैक्ट मेरे खुद के मैसेजेस भी मुझे रीसेंड कर रहा है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना उसको रिप्लाई करता रहूँगा, जितना उसको दिखाऊंगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, शायद उसको इतना ही मज़ा आता रहेगा। शायद सामने वाले को मज़ा आता है दूसरे को परेशान करने में, दूसरे को स्ट्रेस देने में, और दूसरे को ऐसे पागल होता हुआ देखने में। मैंने कम कर दिया था रिप्लाई करना, और मैं साथ में फेसबुक को भी मैसेज करे जा रहा था कि भाई कोई तो इंसान है जिसने ये अकाउंट हैक कर दिया है, जिसका ये अकाउंट है वो एक्चुअली में है ही नहीं। और ये सब मैसेज मैं फेसबुक को भेज रहा था ताकि इसी होप से कि फेसबुक शायद इस पूरी जो चीज़ें चल रही है उसे सही कर दे। और मैंने एमिली के अकाउंट के बहुत बार जो पासवर्ड था वो चेंज करने का ट्राई किया। हर बार मैं चेंज भी कर देता था, बट स्टिल मुझे वो मैसेजेस आते थे। 16 अप्रैल I received this. This seems like a word salad. Like all our conversations so far. It's recycled from previous messages she sent. 29 April. ये मैसेजेस थे जो मुझे डराने लग गए थे। जिस तरीके से नेथन यो आस्क नेथन ये सब कह रही थी, उसके मुंह से नेथन सुनना इज़ लाइक मुझे ये अंदर से ही डरा दे रहा था। मुझे नहीं पता, अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा या उससे कुछ पूछ नहीं रहा या ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहा कुछ चीज़, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। इस टाइम पर मुझे डर लगने लग गया था। 8 मई मुझे एक ऐसा मैसेज आता है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। फ्री ईजिंग, मतलब ये एक ऐसा वर्ड था जो फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि सामने वाले ने खुद से बनाकर लिखा है। अभी तक वो जो भी कर रहा था वो ऊपर की चैट्स में जाके कॉपी और पेस्ट कर रहा था, बट अब वो खुद से वर्ड्स बनाकर लिखने लगा था। अब इन सब चीज़ों की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लगा था। मुझे नाइटमेयर्स आने लगे थे। मुझे सच में ऐसा दिखने लगा था कि जो एमिली है वो एक गाड़ी के अंदर है और अंदर वो फ्रीज़ हो रही है, वो जम में जा रही है, उसे ठंड लग रही है। मैं बाहर ही हूँ गाड़ी के, मैं उसे नॉक करके बोल रहा हूँ कि एमिली दरवाज़ा खोलो, बट उसको शायद मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ें सुनाई ही नहीं दे रही, और वो बस उस गाड़ी के अंदर जम रही है। ये सारे सिनेरियोज मुझे सपने में आने लग गए थे। 24 मई आई वॉज नॉट एक्चुअली ड्रंक। मैं असल ज़िंदगी में भी उसके साथ ऐसे करता था, मैं बस मजाक करता था कि मैं ड्रंक हूँ, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती थी। वो कभी बताती नहीं थी कि वो कितना प्यार करती है और मैं उसके लिए कितना मायने रखता हूँ। और वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल तब होती थी जब मैं ड्रंक होता था, तब वो अपने प्यार का इज़हार अच्छे से करती थी, तब वो मुझे हर चीज़ बताती थी, ये सोच कर कि शायद मैं अगले दिन भूल जाऊँगा या जो भी रीज़न हो। बट इसी रीज़न की वजह से जब वो थी मेरे साथ तब भी मैं ऐसे फेक ड्रंक करता था कि मैं
मैंने पी लिया और मुझे कुछ याद नहीं रहने वाला, मुझे चढ़ चुकी है, मैं हैंगओवर में हूँ, ऐसा टाइप के प्ले करता था, जबकि असल में मैं अपनी पूरी सेंसेस में होता था। और जो मैंने उसे मैसेज भेजा है उसका रिप्लाई आता है, जस्ट लेट मी वॉक। ये मैसेज भी पुरानी ही चैट से उठाया गया था। ये तब की बात है जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और मैं उसे बस कन्विंस कर रहा था कि आज मेरे को ड्राइव करने दो, और वो बोल रही थी नहीं मैं बस चल कर जाऊँगी। सारे जितने भी मैसेजेस हैं ये सब एक नई मेमोरी लेकर आ जाते हैं मेरे दिमाग में कि ये जब मैसेज आया था तो तब हम क्या कर रहे थे, उसने क्या सोच के मुझे मैसेज भेजा था, वो कैसे लग रही थी उस टाइम पे। सब एकदम से बाढ़ आ जाती है मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों की, सिर्फ एक मैसेज पढ़ने से। अब जब एमिली का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, उसके जो पैर था वो एक्चुअली डैशबोर्ड के अंदर चला गया था और उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। इस तरीके से उसकी जान गई थी। और उस समय पे मैंने एमिली को ये मैसेज भेजा था, 7th of August 2012. These are the logs from the day she died. She was usually home. वो अक्सर अपने घर पहुंच जाती है 4:30 तक. This, alongside a couple of voicemail messages, is the last time I talked to her under the assumptions that she was alive. आपको पता चलेगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। ये कल ही की बात है, 1st of July 2014. ये एमिली का आखिरी मैसेज था और इसने मुझे बहुत डरा दिया था। वेल, until today, she had been quiet. She was not even tagging herself in my photos. I don't know what to do anymore. Well, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। क्या जो मुझे एमिली की साइड से मैसेजेस भेज रहा था वो चला गया है, या फिर क्या जो मुझे मैसेज कर रही थी वो एमिली ही थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है इस टाइम पर, बट जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे। मैं बार बार अपना फ़ोन देख रहा हूँ कि अब रिप्लाई आएगा, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कि अचानक से मुझे फेसबुक में एक नोटिफिकेशन आता है और अब पता नहीं क्यों बट मेरे चेहरे में खुशी है। मैं अपने फ़ोन को ढूंढ रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है, जल्दी से मिल जाए। जैसे मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आता है, मैं बस मैं वो मैसेज देखने के लिए तरस रहा हूँ। वेल, ये फाइनल वर्ड्स थे जिसने हमसे ये स्टोरी शेयर करी है उसके। अब मैं कमेंट्स में जाके देखता हूँ कि आखिर उसके बाद क्या हुआ या फिर क्या चल रहा है सब, क्योंकि थोड़ी अधूरी सी स्टोरी है। तो वहाँ पर मुझे एक कॉमेंट मिलता है जो कि बहुत सेंस बना रहा था, और शायद उसी कमेंट की वजह से मैं आप सबको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो वो कमेंट होता है कि कमेंट में लिखा है कि आई होप कि तुम इसको रॉन्ग वे में मत लो, बट मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। और इस कमेंट में कमेंट वाले ने कुछ ऐसी चीज़ कही होती है जिससे एक्चुअली मैंने जब पूरी स्टोरी पढ़ी तो उससे मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। वो कमेंट में बताता है कि वो चाहता है कि इस बार पासवर्ड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड किसी और को जिसको ट्रस्ट करता है उसको दे दे फ़ोन और बोले कि तू इसका पासवर्ड चेंज कर दे। और एक बार पासवर्ड चेंज हो जाता है फिर वो नोट करे कि क्या अभी भी उसको मैसेज आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया तो कहीं ना कहीं उसको मेंटली कुछ चीज़ें असर कर गई, और जिसकी वजह से वो खुद ही, उसके पास तो एक्सेस है एमिली के अकाउंट का, तो वो खुद ही एमिली के अकाउंट से मैसेजेस भेजता है, फिर अपने अकाउंट से उसे रिप्लाई करता है एंड देन वापस एमिली के अकाउंट से पूरा चैट कर रहा होता है। और कहीं ना कहीं शायद उसे खुद ही को नहीं पता कि वो ये सब कर रहा है। आपने एक मूवी आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, देखी होगी, देखी नहीं होगी तो जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये एक बीमारी होती है जिसका नाम मुझे नहीं पता तो मुझे नाम नहीं पता, बट हाँ ऐसा हो सकता है। और ये जब उसने कमेंट करा तो भाई साहब, मैं ही नहीं, रिप्लाई में बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके बाद से हमारा स्टोरी देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों उसको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड की साइड से। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट में बताइए। जैसे उस एक रैंडम लड़के ने या फिर लड़की जो भी है उसने कमेंट करके बताया ना कि ऐसा हो सकता है, तो आप भी बताओ आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। और जाने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि अल्फ़ा क्राइम्स जो मेरा चैनल है प्लीज़ देख लो जाकर, और मुझे बताओ यार, आप सब जाके देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि वो कैसी बनी है। आप सब मुझे कमेंट में बताओगे। मैं अभी नया हूँ इसमें, मैं अपनी साइड से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नया भी नहीं हूँ, मतलब मेरा आज से 3-4 साल पुराना एक चैनल था अक्षय शर्मा, मैंने उसमें भी क्राइम वीडियोस डाली हुई हैं। तो ऐसा नहीं मैं नया हूँ, बट हाँ काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तो जाओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, जाओगे देखोगे और कमेंट करोगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगेगी वो वीडियोस। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको भी किसी अननोन तो नहीं, ऐसे किसी बंदे का मैसेज आ जाए, रिप्लाई मत करना।